हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि एक अच्छा सा वीडियो सेशन आ जाए जिससे कि हमारे एग्जाम में आपको हेल्प मिले। चलिए तो बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना के बारे में। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो इस पर कई सारे जो हैं अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जिनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है, किसमें नहीं माना है। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्दावली है उनका मतलब क्या है, संविधान में प्रस्तावना को कब शामिल किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं, आज डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, क्या आप इस वीडियो के बाद आप उन्हें आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है ना? तो प्रस्तावना को लेकर पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? तो उस पर तो बढ़ेंगे, पहले ये समझिए कि प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया था कब? 26। अब देखो 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो इसी समय जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें डेट देखते हैं कि इस तिथि को हम अपने संविधान को अंगीकृत आत्म अर्पित करते हैं। तो मतलब कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बन चुकी थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, प्रेरित होकर अमेरिकी संविधान से। इसके अलावा प्रस्तावना में जो भाषा है एवं जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो कहाँ से आती है, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है, तब आप कहेंगे इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। इसके अलावा जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में न्याय की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो तीन तरीके के न्याय की बात की गई है। ये हमने ली है कहाँ से? तो रूसी संविधान से या रूसी क्रांति होती है, यहाँ से हमने लिया है जो वर्ष 1917 में हुई थी। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की बात भी की गई है ना? एवं बंधुत्व मतलब भाईचारे की बात की गई है। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से, या फिर आप कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर, जो कि हुई थी 1789 में। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम उन वादों की तरफ बढ़ते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि पहला वाद हो जाता है यहाँ पर बेरोबारी केस, है ना? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस केस के जो है कौन सा ऐसा मामला था जिसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। तो बेरोबारी यूनियन मामला है, वर्ष 1960 में ये मामला आता है जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु यह सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसके अलावा 1973 की बात जब हम करते हैं, 1973 की, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है ना? इसको लेकर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि मूल संविधान में जो भाग शामिल है उन्हें आप परिवर्तित नहीं करेंगे, कुछ नया जोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में भी आता है बुनियादी ढांचे की संकल्पना कौन से वाद में दी गई है। इसके अलावा के एम मुंशी जी हैं जिनकी जो कथन है वो पूछा जाता है कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा गया है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सदस्यों के द्वारा अल्लादी कृष्णा जी हैं जिन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं सुभाष कश्यप जी। इनका भी कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है, हमारी आत्मा है, हमारे संविधान की आत्मा है। तो ये कथन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्दावली प्रयोग की जाती है, वो शब्दावली जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि भारत अपने जितने भी मामले हैं, है ना, चाहे वो मामले गणराज्य आंतरिक तौर पर ले या विदेशी मामलों हो, किसी भी अन्य शक्ति के अधीन नहीं, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है।
किसी देश के साथ, अन्य देश के साथ हमारी क्या नीति रहेगी, कैसे हमारे उसके साथ संबंध रहेंगे, इस पर पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जब हम बात करते हैं दूसरे शब्दावली, दूसरे शब्द की तरफ आते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ है कि भारत किसी एक स्पेसिफिक, एक विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता है। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें समाजवादी की, तो इस शब्द को कब जोड़ा गया है, इस शब्द को भी कब जोड़ा गया, इस पर भी बात करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, जिसका अभिप्राय ये है कि जितने भी लोकतांत्रिक साधन हैं, इनको समाज के स्वरूप के, मतलब सभी के लिए, समाज के कल्याण के लिए यूज करना है। समाजवाद की जो भावना है वो उद्देश्य का कि आर्थिक न्याय की धारणा, और संविधान के भाग 4 में जो वर्णित है ना, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पहले से ही विद्यमान है, इन्हीं शब्दों के साथ जो है जोड़ा गया है। या एक तरीके से हमें जो है समाज में पूछा जाता है ना कि भाई जो भारतीय संविधान है, वहां पर भारतीयों के लिए 3 तरीके के न्याय की बात की गई है कि हमें समानता स्टैब्लिश करनी है, इक्वालिटी हमें स्टैब्लिश करनी है, इस पर काम करेगा राज्य। इसके अलावा हमें जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रयोग समाज के वेलफेयर के लिए करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, अगला है दिया है यहाँ पर डेमोक्रेटिक, है ना, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। सारी शक्ति किस में निहित है, तो सबसे पावरफुल माना गया है भारतीय जनता को, ठीक है। उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन है। भारत में जनता या लोक शासन सत्ता के अंतिम स्रोत है। सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए है, और भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो संवैधानिक प्रमुख हैं, उन्हें हम ही चुनते हैं, चाहे डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष तौर पर जैसे कि एमएलए हो जाएं, या अप्रत्यक्ष तौर पर जैसे कि राष्ट्रपति हो, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें अन्य शब्दों की, तो गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार का स्वरूप है, ये सब जो है संविधान के द्वारा निर्धारित है। हमारा देश चलता है संविधान के नियमों के अनुसार, कानूनों के अनुसार। तो देश हमारा रिपब्लिक कब बनता है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष, ये सभी जो है वंशानुगत नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं है। राष्ट्राध्यक्षों को हम चुनते हैं ना, जो लोकतंत्र की संकल्पना है उसी के तहत गणराज्य भी आता है कि वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है, और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक भेदभाव को समाप्त करते हुए क्या करना है, समानता प्राप्त करनी है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है हमारे आर्टिकल 15 में भी, धर्म, मूल, वंश, जाति, इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक न्याय की बात करें तो लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जब बात की जाती है, तो भारत के संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता, सभी को जो है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या अन्य नियुक्ति दी जाए, वहां पर समान अवसर दिए जाएंगे। बंधुता की जब हम बात करते हैं, वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए हमें क्या करना है, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। इसके अलावा अखंडता की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में से जोड़ा गया है। मूल उद्देश्य है कि भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है ना। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। कोई भी राज्य भारत को अपने आप से अलग नहीं कर सकता है ना, मतलब अपने आप को राज्य जो है भारत से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय राज्य भारतीय संघ में किसी समझौते के तहत शामिल नहीं हुए हैं, इसीलिए किसी को भी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अन्य शब्दों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है जब हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन्हें कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से। कितनी बार संशोधन प्रस्तावना में किया गया है, केवल एक बार हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें हम देखते हैं 3 शब्दों को जोड़ा गया है। एक शब्द था आपका समाजवादी, एक था शब्द आपका पंथ निरपेक्ष या आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द था अखंडता, ठीक है। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया है, कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, कि ठाकुरदास भार्गव जी का कथन है।
एन.ए. पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की ही बात की जा रही है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा अर्नेस्ट बाकर है, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है। टॉपिक बहुत छोटा सा है बट बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ। आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।